हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चे कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, हमें इन ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर एक्चुअल में जनरलाइज करना है। तो चलिए एक एक करके पहले ट्रांजैक्शन को समझते हैं और फिर उसकी जनरल एंट्री को समझेंगे। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ रुपीज 2 लैक्स। यहाँ पर हमारा जो स्टॉक है वो 2 लाख रुपए का है। पी टूक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, जिसमें से पी ने इस स्टॉक का 50% स्टॉक ले लिया है और किस पे लिया है, 10% के डिस्काउंट पर ले लिया है। और जो रिमेनिंग स्टॉक बच गया वह सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। और जो बाकी का 1 लाख रुपए का स्टॉक, देखा ना, 1 लाख रुपए का स्टॉक तो देखो पी ने ले लिया, और जो बाकी 1 लाख रुपए का बच गया उसको हमने 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया बेटा। ठीक है, यहां पर जो हमारा ये 2 लाख रुपीस का स्टॉक का पूरा रियलाइज हो चुका है। ठीक है, और ये जो रियलाइज हुआ है वो 2 पार्ट्स में हुआ है, एक तो पी ने लिया है और एक हमने बाहर बेचा है। तो इन दोनों के हिसाब से अब हमें यहाँ पर एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखो क्या होगा सबसे पहले यहाँ पर जर्नल एंट्री में, क्योंकि यहाँ पर आपने जो पी को दिया है तो इसका मतलब आपको पी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आ जाएगा पीस कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। साथ ही साथ आपने प्रॉफिट पर बेचा भी है तो बैंक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा हमारा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये तो होगी हमारी बेसिक एंट्री। ठीक है, अब इसमें अमाउंट कैसे भरेंगे, देखो पी ने 1 लाख रुपीस का जो स्टॉक लिया है उसमें उसने 10% का डिस्काउंट लिया, यानी उसने जो हमसे स्टॉक लिया वो 90,000 रुपीज में लिया। तो अब हमने उसके कैपिटल अकाउंट में 90,000 रुपीज डेबिट करने हैं, जबकि बाकी के बच्चों में 1 लाख रुपए का जो स्टॉक था उसको हमने 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, यानी 1,25,000 रुपीज में उसको बेचा बेटा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं वो 1,25,000 रुपए आ रहे हैं, और जो टोटल हमारा रियलाइजेशन हो गया वो कितने का हो गया, इसमें वो हो गया बेटा 2,15,000 रुपीज का। 2,15,000 रुपीज में हमने टोटल स्टॉक को रियलाइज किया, जिसमें से पी और बाकी का जो सोल्ड किया उसको हमने डिटेल्स में यहां पर डाला। और इसकी जो नरेशन आ जाएगी उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग स्टॉक रियलाइज्ड। बस बेटा, तो फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने इस तरह से करी। हे स्टूडेंट्स, अगर आप भी सीए फाउंडेशन के मई 2020 अटेम्प्ट में अपना लक ट्राई करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको टॉपर बनने का एक बहुत सुनहरा अवसर मिल रहा है, जहाँ पर अनअकैडमी का टॉपर्स बैच आ गया बेटा। ये बैच 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर आपको बहुत ही टॉप क्लास के एजुकेटर्स यहाँ पर ट्रेन करेंगे और मई अटेम्प्ट में आउट परफॉर्म करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। ये एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान है आपका मई 2022 के एग्जाम को क्लियर करने का, जहां पर आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में स्टडीज कराई जा रही है। और इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा बेटा। आपके पास 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होगा जो कि एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, जिसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स में जाकर के आपको मिल जाएगा बेटा। इसके साथ साथ एक लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी जल्दी आने वाला है, जहां पर 1-to-1 लाइव मेंटरिंग होगा। आप अपने डाउट्स को 1-to-1 सॉल्व कर सकते हैं। इवैल्यूएटेड टेस्ट होंगे, वहां पर आपको प्रिंटेड बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। इंडस्ट्री में जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट से आपको सेशंस करवाए जाएंगे, और भी बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स और रिकॉर्डेड वीडियोस का अनलिमिटेड एक्सेस, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा जो कि आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा आगे के फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए। तो इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना होगा, और वहां पर जब आप इसमें सब्सक्राइब करेंगे तो आप 10% का एक स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा कोड नीरज 2022 को यूज करना है, जिसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है बेटा। तो चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के साथ। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोल रहा है, डेटर्स हैं 2,25,000 रुपीज के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना हुआ है 25,000 रुपीज का, और 20,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव्ड बैड। और यहां पर 20,000 रुपए के जो डेटर्स हैं वो पैसा नहीं दे रहे। तो इसको कुल मिलाकर के हमें किस तरह से समझना है, जरा उसको देखते हैं। हमारे पास 2,25,000 रुपीज के डेटर्स का अमाउंट है, ये तो हमें सही से क्लियर है। अब ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है इसको हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं बेटा।
इसे हम लोग क्या करेंगे, जो इनिशियली जब आपने इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया एक बार, तो बस अब इसको भूल जाएंगे। अब हम इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। हमने ये प्रोविजन बना रखा था, हमने इसको रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल दिया था, राइट। अब इसको एज इट इज यहां पर छोड़ देंगे। अब यहां पर पता चला कि जो हमारे ये टोटल डेटर्स हैं उसमें से 20,000 रुपीज के डेटर्स जो हैं वो प्रूव हो गए हैं कि वो बैड डेटर्स थे, ठीक है। क्योंकि ये बैड डेटर्स थे, तो बैड डेट्स थे यहाँ पर, तो मेरे पास जब रियलाइज होंगे डेटर्स तो वो कितने के होंगे। तो डेफिनेट सी बात है इस 2,25,000 रुपीज में से कि 20,000 रुपीज के जो डेटर्स है वो रियलाइज नहीं होंगे, बाकी के सब रियलाइज हो गए। तो मेरे पास जो टोटल रियलाइजेशन होकर के आया वो कितना आया बेटा, वो होकर के आया 2,05,000 रुपीज का। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने इसका तो कुछ किया नहीं, इसको क्या करेंगे। देखो, इसका कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, क्योंकि यहां पर ये जो 20,000 रुपए का बेड डेट हुआ था पहले, तो वो इसमें अपने आप कवर हो गया, वो अपने आप इसमें कवर हो गया, ये क्रेडिट साइड पर आ चुका था, ठीक है। दूसरा, जो बाकी का बैलेंस बच गया वो हमारा रियलाइजेशन के प्रॉफिट या लॉस में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको अब यहां पर ये नहीं सोचना है कि ये जो बाकी का बचा हुआ डेटर्स है या फिर जो प्रोविजन है उसको क्या करना है, वो ऑटोमेटिकली आपके रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हो रहा है बेटा, ठीक है। वो एडजस्ट हो गया, ये आपने ऑलरेडी क्रेडिट साइड पर डाल रखा है। और जो रियलाइज कर रहे हैं अब वो कितना कर रहे हैं, 2,05,000 रुपीज। तो जब मैं 2,05,000 रुपीज को रियलाइज कर रहा हूं बेटा, तो इसका मतलब मेरी जनरल एंट्री क्या होगी, देखो तो इसकी जनरल एंट्री क्या होने वाली है। तो जब मैंने रियलाइज कर लिया तो इसका मतलब यहां पर मेरे पास पैसा आ गया होगा बेटा। तो बैंक अकाउंट में अब आपके पास कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट में आपके पास 2,05,000 रुपीज डेबिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि 20,000 रुपए के डेटर्स थे जो बैड डेट प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने पैसा नहीं दिया 2,25,000 में से, तो 2,05,000 में पैसा दिया टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें मुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बेटा। अब ना तो मुझे यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स को कंसीडर करने की जरूरत है और ना ही बैड डेट्स को, क्योंकि बैड डेट्स को तो मैंने ऑलरेडी यहां पर कवर कर दिया और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी मेरे क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है, तो उसको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बस यहां पर जो मेरे पास नरेशन आ गई वो क्या आ गई, बीइंग डेटर्स रियलाइज्ड, खत्म। बस इतना ही काम करना था आपको इस एंट्री में, राइट। चलिए नेक्स्ट एंट्री को पढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू है 12,50,000 सोल्ड फॉर 15 lakhs थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। अब हमें यहां पर देखो बहुत ही सिंपल सा एंट्री है। 12,50,000 रुपए की हमारी बिल्डिंग की वैल्यू थी जिसको हमने 15 लाख रुपए में बेचा, ठीक है। तो अब हमें इस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, हमने कितने में बेचा हमें उससे मतलब है। लेकिन ये पूरा का पूरा 15 लाख रुपए का हमें मिला, जी नहीं, हमें पूरा का पूरा 15 लाख रुपए नहीं मिला। इसमें से 2% की कमीशन एक ब्रोकर ने ले ली थी। तो इसका मतलब अगर मैं 15 लाख का 2% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 30,000 रुपीज। यहां से इसमें से 30,000 रुपीज का ब्रोकरेज कमीशन आपने एक ब्रोकर को दिया और बाकी का पैसा आपको मिल गया। तो कितना पैसा आपको रियलाइज हुआ इस लैंड एंड बिल्डिंग में, हमें उस अमाउंट पर पहुंचना था। तो इसका मतलब अगर मैं इस 15 लाख में से 30,000 रुपीज को लेस कर दूं जो कि कमीशन थी, तो उसके बाद मेरे पास 14,70,000 रुपीज बचा। बस वही मुझे रियलाइज हुआ। यहां पर जो मेरी एंट्री हो जाएगी उसमें बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है कितने से बेटा, 14,70,000 रुपीज से, क्योंकि 30,000 रुपीज का आपने ब्रोकरेज दे दिया। तो टोटल जो मेरा रियलाइजेशन हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट, वो 14,70,000 रुपीज से हुआ। अब ब्रोकरेज कमीशन वगैरह तो आप रिकॉर्ड करेंगे नहीं, क्योंकि आप एक्सपेंसेस को अब ऑलरेडी बंद कर चुके हो, तो उनको अब हमें मतलब नहीं है कि हमने किसको क्या पे किया। हमें मोटा मोटा किससे मतलब है कि हमें बिल्डिंग को बेचने से कितना पैसा मिला, हमें उससे मतलब है। तो वो हमने यहाँ पर रियलाइज कर लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये थर्ड एंट्री को भी किया। नेक्स्ट एंट्री को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री है बेटा, मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू है 6 लाख वॉज हैंडेड ओवर टू ए क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक मशीनरी को क्रेडिटर को दे दिया 10% के डिस्काउंट पर। तो बस दे दिया तो खत्म हो गई बात। यहाँ पर इसका मतलब हमारा जो एक क्रेडिटर है वो लाइबिलिटी कम हो गई है और हमारी एक मशीन उसमें सेटल हो गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। यहाँ पर आपको कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं। जब भी आपकी कोई लाइबिलिटी सेटल हो रही हो किसी एसेट से, तो उस केस में हम लोग कोई एंट्री नहीं करते। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर आंसर में क्या लिखना है, डी में, कि यहाँ पर नो एंट्री है, नो एंट्री, राइट। चलिए नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं।
तो नेक्स्ट एंट्री में क्या है बेटा, एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी बुक वैल्यू है 60,000 रुपीज और वो हमने रियलाइज किया है 125% पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस इन्वेस्टमेंट को बेच करके 25% अमाउंट ज्यादा मिला है। तो अगर मैं इसका 25% देखूंगा 60,000 रुपीज का, तो वो कितना होता है बेटा, 25% इसका होता है 15,000 रुपीज, यानी आपको 15,000 रुपए इस पर ज्यादा रियलाइज हो गए हैं। यानी टोटल जो आपको रियलाइज हुए वो 75,000 रुपीज रियलाइज हुए। तो बस अब आपको इसी चीज को यहां पर रिकॉर्ड कर लेना है। तो उस केस में आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है बेटा 75,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। क्योंकि अब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन अब कर चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो रही होगी। बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, चलिए यहाँ पर ये एंट्री भी हमने खत्म करी। नेक्स्ट एंट्री की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री को ध्यान से देखेंगे। गुडविल है 75,000 रुपीज की और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस ऑफ रुपीज 10,000। देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो है हमारे पास गुडविल। अब इस गुडविल का हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको बेचा नहीं है, हम लोगों ने इसको कहीं पर बेचा नहीं है, तो हम इसको कुछ कर नहीं सकते, तो ये रियलाइज नहीं हो सकती। अब दूसरी बात है यहाँ पर प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है। अब जब भी हम लोग कोई इंश्योरेंस कराते हैं तो हमेशा वो प्रीपेड ही होता है बेटा, ठीक है। और अगर आपने अगले साल के लिए भी उसको प्री कराया होगा तो भी आपको वो पैसा वापस नहीं मिल सकता, वो आपको पैसा वापस नहीं मिल सकता, तो इसलिए ये भी रियलाइज नहीं हो सकता। तो ये दोनों ऐसे आइटम है जो रियलाइज हो ही नहीं सकते। तो अब इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये रियलाइज नहीं हो रहे, इसमें कोई पैसा नहीं आ रहा, तो इसलिए इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी बेटा। तो इसका मतलब एफ में भी आपको क्या लिखना है, एफ में भी लिखना है नो एंट्री, नो एंट्री। चलिए लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 1,60,000 रुपीज के। हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 54,000 एंड cash in full settlement of their claims after allowing a discount of 16,000. Remaining trade creditors were paid 90% in final settlement. तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है। यहां देखिए क्या है, हमारे जो टोटल क्रेडिटर्स हैं बेटा, जो हमारे अब टोटल क्रेडिटर्स हैं यहां पर, वो कितने हैं, 1,60,000 रुपीज के, जिसमें से बोला है हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी, इसमें से आधे यानी 80,000 रुपीज के जो क्रेडिटर्स थे उनका क्या किया, उन्होंने एक मशीन ले ली जिसकी वैल्यूएशन लगाई 54,000 रुपीज। तो यानी 80,000 रुपीज में से 54,000 रुपीज तो यहां पर एडजस्ट हो गए और बाकी का कैश ले लिया। तो बाकी कैश कितना बचा बेटा, तो यहां पर बाकी का कैश बेटा 26,000 रुपये बच गया, 26,000 रुपीज। देखो ना 80,000 रुपीज के क्रेडिट है जिसमें 54 की तो मशीन चली गई, तो बाकी आपने कितना और दिया, बाकी आपने उनको 26,000 रुपीज पे किया। अब ये जो 26,000 रुपीज आपने इसको पे करना, उसमें भी हमें क्या बोला है, उसमें भी बोला है कि इन्होंने हमें 16,000 रुपीज का इसमें से डिस्काउंट भी दे दिया है। तो अगर 16,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो बाकी का जो एक्चुअल पेमेंट हुआ इनको, वो कितना किया हमने, वो किया बेटा 10,000 रुपीज। और ये कौन से क्रेडिटर्स की बात हो रही है इसमें से, जो 80,000 रुपीज के क्रेडिटर्स थे। तो 80,000 रुपीज के बदले में हमने एक तो मशीन दे दी 54,000 रुपीज की और बाकी के 10,000 रुपीज कैश में दे दिए। तो एक तो बात ये हो गई। फिर आगे बोला रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिट्स वर पेड 90% इन फाइनल सेटलमेंट, और जो बाकी के बचे हुए 80,000 रुपीज के क्रेडिटर्स थे, देखो ना 1,60,000 के टोटल आपके क्रेडिटर्स थे, जिसमें से हाफ यानी 80,000 रुपीज के क्रेडिटर्स को तो आपने 10,000 रुपए ये दिए और मशीन दे दी। बाकी के जो 80,000 रुपीज के क्रेडिटर्स बच गए उनको आपने 90% की पेमेंट दी। तो 90% इसका कितना हो गया बेटा, तो 90% का मतलब हुआ आपने इनको 72,000 रुपीज पे किए। 72,000 रुपीज इसका 90% होता है बेटा। तो कुल मिलाकर के आपने यहां पर कितनी पेमेंट करी है बेटा, कुल मिलाकर के आपने 72,000 रुपीज की पेमेंट एक करी है और 10,000 रुपीज की पेमेंट एक करी है। बाकी के जो सेटलमेंट हो गई वो एक मशीन देकर के होगी जिसकी वैल्यूएशन 54,000 रुपीज की थी, और बीच में आपको 16,000 रुपए का एक डिस्काउंट भी मिला है, ठीक है। तो अब आपको एंट्री क्या करनी है, आपको एंट्री करनी है बेटा जितना आपने पैसा दिया, आपने 10,000 रुपीज
हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स को पे किए और 72,000 रुपीज बाकी के बच्चों के क्रेडिटर्स को पे किए, यानी 82,000 रुपीज आपने टोटल पे किए। तो इसका मतलब क्योंकि आपने पे किया है बेटा यहां पर, तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 82,000 रुपीज से टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और आपने 82,000 रुपीज अपना पे करके ये सारे क्रेडिटर्स को खत्म कर लिया। तो लिख देंगे आप बीइंग क्रेडिटर्स पेड। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आप ये एंट्री कंबाइन करके कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसकी एंट्री अलग और इसकी एंट्री अलग भी कर सकते हैं, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप दो अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते थे, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है दो अलग अलग एंट्रीज करने का, क्योंकि आपको कुल मिलाकर के 82,000 रुपीज पे करने पड़े क्रेडिटर्स के लिए, जो हमने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट किए, तो इसलिए यहाँ पर सिंगल एंट्री सफिशिएंट है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये क्वेश्चन खत्म किया बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। तो देखें क्या क्या केसेस है इसमें। सबसे पहला है बेटा, धर्म अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एट अ रिम्यूनरेशन ऑफ 12,000 एंड he had to bear the dissolution expenses. Dissolution expenses 11,000 were paid by धर्म। तो देखो ना, बहुत ही सिंपल सा है ये। तो इसमें क्या बोला कि फर्म ने धर्म एक पार्टनर को अपॉइंट किया कि पूरा का पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस वो देखेगा, और उसके लिए हम उसको 12,000 रुपए देने के लिए तैयार हो गए, और उसमें ये भी एग्री हुआ कि अब जितने भी डिसोल्यूशन में एक्सपेंसेस होंगे वो अब धर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो बियर करेगा। और जो टोटल एक्सपेंसेस वो कितने आए हैं, वो 11,000 रुपए के आए, 11,000 रुपीज के आए हैं, जो कि धर्म नहीं पे किए। तो अब फर्म का क्या मतलब है इसमें, फर्म को क्या करना है, फर्म का क्या रोल है। देखो, फर्म का रोल यही है सिर्फ कि उसने ये 12,000 रुपीज जो धर्म को देने थे, हमें सिर्फ इसको पे करना पड़ेगा, बाकी का तो अब धर्म अपने आप देख रहा है। धर्म ने अगर उसको ज्यादा पे किया या कम पे किया, वो धर्म का टेक है। ठीक है, अब वो धर्म को देखना है। अब उसको अगर 1,000 रुपए यहां पर बच रहा है, तो वो इस पार्टनर का हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि फर्म ने उसको प्रॉमिस कर चुकी है, फर्म उससे डील कर चुकी है 12,000 रुपीज की, तो फर्म ने तो उसको 12,000 रुपीज पे करना ही है। तो यहां पर क्या एंट्री हो जाएगी, चलो देखते हैं। तो यहां पर जब हम लोग एंट्री करेंगे बेटा, तो सबसे पहले यहां पर जो रियलाइजेशन अकाउंट है, क्योंकि आप एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा, और कितने अमाउंट से, 12,000 रुपीज से, क्योंकि आपकी जो डील हुई है वो 12,000 रुपीज की हुई है। टू किसको देना है आपने ये पैसा, धर्म को। तो धर्म के कैपिटल अकाउंट को यहां पर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 12,000 रुपीज से। बस बेटा, इसके अलावा और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। वो 11,000 रुपीज का जो खर्चा धर्म ने किया, उससे फर्म को कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए उसकी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, बीइंग रिम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, दैट्स इट। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए सेकंड एंट्री को पढ़ते हैं। Jay, a partner, was appointed to look after the process of dissolution and was allotted a remuneration of rupees 15,000. Jay agreed to bear dissolution expenses. Actual dissolution expenses rupees 16,000 were paid by Vijay, another partner, on behalf of Jay. तो अब यहां पर देखो क्या हुआ बेटा, यहां पर जय के साथ जो डील हुई थी फर्म की कि वो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन को देखेगा और उसके बदले में हम उसको 15,000 रुपीज देंगे। तो यहां पर हमने जय को कितना पैसा देना है, हमने जय को देना है 15,000 रुपीज। अब हुआ क्या, जब एक्चुअल में डिसोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, तो जो एक्सपेंसेस आए वो 16,000 रुपीज के आए, और वो 16,000 रुपीज के जो एक्सपेंसेस आए वो किसने पे कर दिए, वो पे कर दिए हैं विजय, जो कि एक दूसरा पार्टनर है, उसने किसके बिहाफ पर, जय के बिहाफ पर। तो अब हमें यहां पर देखो क्या करना है। सबसे पहली जो यहां पर बात होने वाली है, वो होने वाली थी कि फर्म ने जो जय को पे करना था वो तो फर्म पे करेगी। उसके बाद जहां अब यहां पर जो विजय ने जय के बिहाफ पर पे किया है, उसकी अलग एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहां पर हमारी अब दो एंट्रीज हो रही है बेटा। तो देखें क्या क्या एंट्रीज हो रही है। सबसे पहले हम लोग यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो हमारी डील हुई थी वो हुई थी 15,000 रुपीज की, कि हमने 15,000 रुपीज पे करना है किसको, जय को। तो जय के कैपिटल अकाउंट को मैंने यहां पर क्रेडिट कर दिया बेटा 15,000 रुपीज से। तो ये तो हो गई बात रियलाइजेशन की।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तो ये बात हो गई। अब इसके बाद क्योंकि विजय ने जय के बिहाफ पर 16,000 रुपए पे कर दिए जो एक्सपेंसेस एक्चुअल में आए थे, तो अब यहां पर क्या करेंगे, अब इस केस में हम जय से वो पैसा लेकर के किसको दे देंगे, विजय को। तो इसका मतलब यहां पर अब क्या होगा, जय का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,000 रुपीज से, और किसको क्रेडिट करना है हमें, इसको, विजय को। तो विजय के कैपिटल अकाउंट को यहां पर 16,000 रुपीज से क्रेडिट कर देंगे। तो बस यहां पर ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई, बीइंग विजय पेड ऑन बिहाफ ऑफ जय नाउ एडजस्टेड। तो अब हमने इस काम को भी एडजस्ट कर दिया है, इस अमाउंट को भी एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, 15,000 रुपीज जय के अकाउंट में आए थे, लेकिन क्योंकि खर्चा 16,000 रुपए का हो गया, 16,000 रुपीज का हो गया, तो इसलिए अब जय को 16,000 रुपीज वापिस करने पड़ेंगे। और ये जो 16,000 रुपीज है वो इसलिए इसको वापस कर रहा है क्योंकि जब खर्चा हुआ था तो विजय ने वो खर्चा कर दिया था। तो यहां पर जो 1,000 रुपीज का जय को लॉस हो रहा है बेटा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जय ने एग्री किया था वो 15,000 रुपीज में सारे खर्चे टेक कर करेगा, और अगर वो खर्चा कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है वो जय का होगा। ठीक है, तो बस, तो यहां पर हमारा ये सेकंड जर्नल एंट्री खत्म हुआ बेटा। आगे देखते हैं। Deepa, a partner, was to look after the process of dissolution. For this work, she was allowed a remuneration of 7,000. Deepa agreed to bear dissolution expenses. Actual dissolution expenses 6,000 were paid from the firm's bank account. तो अब यहां पर क्या हुआ, अब हमने दीपा के साथ डील किया था और उसको एक 7,000 रुपए का रिम्यूनरेशन की बात करी थी। ठीक है, और इस पर उसने बोला था कि ठीक है डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस दीपा ही बियर करेगी। अब जब एक्चुअल में एक्सपेंसेस आए तो वो 6,000 रुपीज के आए, और वो किसने पे किए, फर्म ने पे किए, फर्म ने अपने बैंक अकाउंट से पे किए। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब फिर से यहाँ पर दो एंट्रीज होंगी बेटा, फिर से यहाँ पर दो एंट्रीज होंगी। क्यों दो एंट्रीज होंगी, पहली तो जो 7,000 रुपये हमने दीपा को दी उसकी, और उसके बाद जो ये 6,000 रुपीज फर्म के बैंक अकाउंट से पे किए गए थे वो वापस लिए जाएंगे दीपा से। तो चलिए देखते हैं क्या एंट्री होने वाली है अभी यहाँ पर। सबसे पहले हम लोगों ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम पर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 7,000 रुपीज से टू दीपा। दीपा का कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया था 7,000 रुपीज से। ये तो हो गई थी बात जब हम लोगों ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जब एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए वो 6,000 रुपीज के हुए थे, और वो फर्म ने अपने बैंक अकाउंट से पे किए। तो अब हम लोग किससे वापस लेंगे, दीपा से वापस लेंगे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दीपा की थी। तो दीपा कैपिटल अकाउंट को अब हम लोग डेबिट कर देंगे 6,000 रुपीज से टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहां पर हमने बैंक अकाउंट से पैसा दिया तो इसलिए हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बेटा। बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ दीपा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये पूरी नरेशन लिख करके बता दिया आपने कि ये आपकी एंट्री क्या कहना चाहती है। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने एंट्री समझ ली है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देव अ पार्टनर एग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर ₹7,500. He took away stock of the same amount as his commission. The stock had already been transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पर अब देखो क्या कह रहा है, अब यहां पर जो डिसोल्यूशन का काम करने के लिए 7,500 रुपए की बात हुई है जो देव लेने के लिए एग्री हुआ है, और उसके बदले में उसने क्या किया कि वो इतने ही वैल्यू का स्टॉक लेकर के चला गया बेटा अपनी कमीशन के रूप में। ठीक है, तो क्योंकि ये कमीशन के रूप में लेकर के चला गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हमारा जो ये डिसोल्यूशन का एक्सपेंस होना था, ये जो कमीशन का खर्चा होना था, ये एक एसेट को देकर के खत्म हो गया। हमने उसके बदले में क्या दिया, एक एसेट दे दिया, अपना स्टॉक दे दिया। तो अगर मैंने एक एसेट को देकर के इस एक्सपेंस को, इस लॉस को कवर कर लिया, तो इसका मतलब
मुझे यहाँ पर कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो इस केस में मुझे कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि जब भी हम लोग किसी एसेट से किसी लायबिलिटी या लॉस या एक्सपेंस को कवर कर लेते हैं तो उस केस में हमें एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हमारी कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधा सीधा इस आंसर में लिख सकते हो बेटा कि नो एंट्री, नो एंट्री, राइट। चलिए आगे देखते हैं बेटा। जीव a partner agreed to do the work of dissolution for which he was allowed a commission of rupees 10,000. He agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses paid by Jeev were rupees 12,000. These expenses were paid by Jeev by drawing cash from the firm. तो यहां पर इसका क्या मतलब हुआ? देखो शुरुआत में तो बहुत सिंपल सा समझ में आ गया हमें कि जो जीव ने 10,000 रुपीज की कमीशन मांगी अपने इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए, डिसोल्यूशन के प्रोसेस को करने के लिए, और उसने ये भी एग्री किया कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो खुद देख लेगा, वो खुद बियर करेगा। और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस आए वो कितने के आ गए? 12,000 रुपीज के आ गए। अब जब 12,000 रुपीज देने की बारी आई तो जीव ने क्या किया, उसको फर्म के कैश में से दे दिया, फर्म में से कैश विड्रॉ किया और वहां से दे दिया। तो यहां पर अब दोनों चीजें होंगी। पहला तो जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस फर्म के ऊपर पड़ रहे थे वो 10,000 रुपीज के, वो हमें जीव को देने पड़ेंगे। तो चलो एक एक करके एंट्री करते हैं साथ साथ में। तो यहां पर सबसे पहली जो एंट्री हो जाएगी इस पार्ट में वो क्या हो जाएगी बेटा कि आपके पास तो रियलाइजेशन का एक्सपेंस आ ही रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो आपको डेबिट करना ही है, क्योंकि आपने एग्री किया है कि आप 10,000 रुपीज जीव को पे करने वाले टू जीव अकाउंट, टू जीव्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो आपने खर्चा अपना बुक कर ही लिया बेटा, ये एग्री कर लिया आपने जीव से, और वो उसके अकाउंट में आपने क्रेडिट भी कर दिया। और लिख देंगे हम लोग बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब एक्चुअल में एक्सपेंसेस हुए 12,000 रुपीज के, तो जीव ने उसे फर्म के कैश में से विड्रॉ कर करके दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जीव के कैपिटल अकाउंट से वो पैसा वापस लेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपने पे कर दिया है तो इसलिए यहां पर आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 12,000 रुपीज से बेटा। तो 12,000 रुपीज अब आपने वापस जीव के अकाउंट में डेबिट कर दिए। तो लिख देंगे आप यहां पे पूरी नरेशन में बीइंग डिसोल्यूशन expenses paid by firm on behalf of जीव। That's it बेटा, खत्म हो गया ये वाला भी। बस यहां पर हम लोगों ने ये वाली एंट्री को कंप्लीट किया। अब एक लास्ट एंट्री को समझ लेते हैं। A debtor of rupees 8,000 already transferred to realization account agreed to pay the realization expenses of rupees 78,000 in full settlement of his account। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अब आपका ये जो खर्चा है, एक एक्सपेंस है, रियलाइजेशन का एक्सपेंस 7,800 रुपीज का है, इसको पे करने के लिए डेटर ने बोल दिया। डेटर बोलता है जी ठीक है, ये जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होंगे वो मैं पे कर दूंगा और आपको वो जो 8,000 रुपीज देने थे मेरे वो सेटल हो जाएंगे। तो ठीक है, हम लोगों ने एग्री कर लिया। तो अब यहां पर हुआ क्या, हमारा एक एसेट से एक एक्सपेंस आपस में एडजस्ट हो गया, सेटल हो गया। तो इस वजह से अब हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, यहां पर ना तो कोई कैश आ रहा है और ना ही कोई कैश जा रहा है। तो एक एक्सपेंस या लायबिलिटी से एक एसेट जब एडजस्ट हो जाता है तो फिर हमें उसकी एंट्री नहीं करनी होती। तो इसका मतलब इसमें भी आप लिख देंगे नो एंट्री, नो एंट्री। बस बेटा, तो खत्म हो गया यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी। आई होप आपको ये सारी की सारी जनरल एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अभी तक हम लोगों ने सारी जनरल एंट्रीज के क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने का है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।